और जो आपके पास मार्केट रेट है 11%। देखिए जब हमें उसने हमारा IRR बता दिया हुआ है तो हम मार्केट रेट की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। हमारा मार्केट रेट कोई मायने खेज नहीं होगा जब उसने हमें क्या बता दिया, IRR उसने बता दिया हुआ है। नॉर्मली मार्केट रेट उसका देने का मकसद ये होता है कि ये फेयर वैल्यू भी निकाल सकें या देख सकें चीज़ों को। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, उसके बाद फिर कहता है जी एज ऑन 30 जून 2019 द डिबेंचर्स वर कोटेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एट 96 ईच। ले जनाब, अब उसने कोटेड प्राइस भी बता दी है तो हमें कुछ और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास फेयर वैल्यू इसी प्राइस पे निकल आएगी, ठीक है जी। 30 जून 2019 को, यानी कि अगले साल के एंड पे। रिक्वायरमेंट है जनाब, प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019 इफ द इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर इज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, और दूसरी ऑप्शन क्या है जी, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। ओके, तो जनाब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे है तो इनिशियल रिकग्निशन हम देखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट हम लोग देखेंगे और कैश देखेंगे, दैट्स इट। और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में है तो सबसे पहले हम इनिशियल रिकग्निशन देखेंगे, उसके बाद जनाब हम लोग अपना इंटरेस्ट देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में जो जाएगा, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, हमारा चेंज इन फेयर वैल्यू देखेंगे। ओके, ये तीन चीज़ें जैसे हमने यहाँ पे की वैसे हमने यहाँ पे भी करना है। तो जनाब देखते हैं जी क्या होता है इसमें। क्या नाम है भाई का? जिप्सम लिमिटेड। एक बड़ी, हम छोटे छोटे होते थे तो उस समय एक बड़ा ऐड आता था, जिप्सी ब्यूटी क्रीम, सुना आप लोगों ने ऐड? ओए होए, फायजा भी काफ़ी पुराना है, तब मैं छोटा सा होता था, लेकिन जिप्सम वाला तो ना जिप्सी वाला। आपकी एज कितनी है? हाँ, तो मैं आपसे सिर्फ 8-9 साल ही बड़ा हूँ, इसमें क्या इशू है? हाँ, तो आप मतलब एक जनरेशन का फ़र्क है ना थोड़ा सा। तो अब बेटा आप जब पैदा होंगे, जब आप 2-3 साल के होंगे, मैं उस टाइम 10-11 साल का होऊंगा। मैं जब आप पैदा हुए थे आपके अब्बा जी 10 साल के थे। हाँ, तो फिर 8 साल बाद जो है वो 8 साल का जो गैप है, हम टेक्निकली जो है ना साइकोलॉजिस्ट उसको कहते हैं कि जी आपकी साइकी के अंदर चेंज आ जाता है, वो जनरेशन ही हम उसको चेंज कहते हैं। जनरेशन का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप उसको जो है वो कहेंगे जी आप हमारे माँ बाप की जनरेशन वाले हैं। सही है भाई, ठीक है। ओके जी, तो जिप्सम लिमिटेड जनाब। हाँ, इन्होंने पहले दिन ये मेरे से पूछ लिया था। यार कोई मिली नहीं। तो आप फिलहाल जिप्सम लिमिटेड को देखें, हसन लिमिटेड को छोड़े, जिप्सम लिमिटेड पे आ जाए। अच्छा जी, कर लेंगे भाई इंशाल्लाह, क्यों नहीं करनी भाई, शादी सुन्नत नबी है, निभाएंगे। ओके जी, तो जिप्सम लिमिटेड जो है वो आपके पास यहाँ पे उसने सबसे पहले कहा जी आपने किसके हिसाब से देखना है इसको, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के हिसाब से देखना है। तो जनाब हम यहाँ पे लिख देते हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अच्छा जी, अब सबसे पहले एंट्री आपने पास करनी होती है इनिशियल रिकग्निशन की। तो इनिशियल रिकग्निशन वर्किंग में हम थोड़ा सा, बेटा एक बात याद रखिएगा, ICAP का जो एग्जामिनर है ना, वो आपके फेस से ज़्यादा आपकी वर्किंग के ऊपर उसका ध्यान होता है। वो कहता है कि बच्चे ने वर्किंग, अगर आपने फेस पे वर्किंग कर दिया तो दैट्स फाइन, अगर आपने वर्किंग नहीं की और आपने कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट किया और आंसर लिख दिया तो बेटा वो नंबर आपको नहीं देगा। हार्डली कितने नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर का सवाल है तो उसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा, आधा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। वर्किंग शो बेशक उसको फेस पे शो करवाइए, बेशक उसको अलग से फेस जो है वो शो करवाइए, वर्किंग लाजमी शो करवानी है, उसी के नंबर है। तो वर्किंग 1 में जनाब हमारे पास क्या आएगा कि इनिशियल रिकग्निशन, तो इनिशियल रिकग्निशन किस पे होगी जनाब, जिप्सम लिमिटेड की फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट।
तो फेयर वैल्यू कितनी है जनाब? सॉरी 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट 24,000, तो 5,24,000। ओके, तो आप इसको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? 1/7/2018 को एंट्री पास होगी कौन सी? फाइनेंशियल एसेट डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा, कितने से? 5,24,000 से। ओके, अच्छा आपकी बुक वाले ने पता क्या किया है दोनों क्वेश्चंस के अंदर, मतलब इस क्वेश्चन में भी और पिछले क्वेश्चन में भी, उसने ये जो है ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसको अलग से वो लेके गया हुआ है। तो हमने स्टैंडर्ड की सुननी है। स्टैंडर्ड में कहता है कि जी आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनिशियल रिकॉग्निशन होती ही किस पे है? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। तो यहाँ पे एंट्री उसने 2 बना दी, आप इसको सिंगल एंट्री, जैसे हमने यहाँ पे एक एंट्री बनाई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अच्छा जी, उसके बाद फिर आपको पता है दूसरे फिर साल पूरा गुजरेगा, साल गुजरने के बाद आपके पास क्या आएगा? इफेक्टिव रेट आएगा जी। तो वर्किंग 2 में हम क्या बनाने जा रहे हैं? इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट किस पे लगा करता है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, मतलब जिस पे आपने इनिशियली रिकॉग्नाइज किया होता है। तो आप क्या करोगे जी? 5,24,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना इंटरेस्ट रेट है बेटा? 0.095 जी बेटा, 49780 ले जनाब। अब ये 30/6/2019 को ये एंट्री पास होगी। डेबिट हम किसको करेंगे बेटा? डेबिट हम करेंगे हमारे एसेट को डेबिट करेंगे। फाइनेंशियल एसेट हमारा क्या होगा? डेबिट। और क्रेडिट कौन सी चीज होगी? हमारी इनकम, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। कितने से? 49780। ओके, इंटरेस्ट इनकम लिखते हैं, वो भी ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं, वो भी आपके पास ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे पास तीसरी चीज़ आ जाती है जी कि उसने जो उसका कूपन रेट है 11% के हिसाब से। तो कूपन रेट के हिसाब से जनाब हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी कि कैश की अमाउंट हमने निकालनी है। वर्किंग 3 हम लोग नाम दे देंगे कैश का। और कैश आपको पता है कूपन रेट हमेशा किस पे अप्लाई होता है? फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा? यही है 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.11 के साथ, 55,000। तो तीसरी एंट्री हमारी पास हो जाएगी इसी डेट पे 30/6/2019 पे। किसको डेबिट करेंगे बेटा हम लोग? कैश को डेबिट करेंगे, और किसको हम लोग क्रेडिट करेंगे? फाइनेंशियल एसेट को क्रेडिट करेंगे। कितने से? 55,000 से। हाँ जी बेटा, ऑल ओके। अच्छा, दूसरा हमारा उसने कहा जनाब दूसरी जो आपने कैटेगरी है दैट इज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो भी जनाब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं जी। हम यहाँ पे लिख देते हैं जन्नत लिमिटेड, सॉरी जिप्सम लिमिटेड। और उसमें जनाब हमारे पास इनिशियल रिकॉग्निशन भी लिखेंगे अभी हम। इनिशियल रिकॉग्निशन इसका किस पे होता है? थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगा? फेयर वैल्यू पे होगा। और फेयर वैल्यू कितनी है जी? 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 जी बेटा, कितना हो गया? 5 लाख। तो आप किसको डेबिट करेंगे? फाइनेंशियल एसेट को आप करेंगे डेबिट। कब? 1/7/2018 को फाइनेंशियल एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितने से? 5 लाख से। ठीक है। और आप चाहें, और उसने कहा था जनाब इनिशियल रिकॉग्निशन इस पे कर लीजिएगा, और बाकी जो आपके पास ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको आप किधर ले जाएं? आप उसको अपना एक्सपेंस बना लें। ठीक है, आप उसमें कैश पे कर दें और उसका प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस जो है वो उसका डेबिट कर दें। ओके, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के नाम से। ठीक है, तो आप इसी में भी वो एंट्री पास कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल रिकॉग्निशन तो इसी पे होगी।
ठीक है, और कैश आपका हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप इसको अलग ही लिखें। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इसी डेट पे आपने देनी है। तो 1/7/2018 आपके लिखोगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट, किधर जाएगा वो, प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ से पे करेंगे, बैंक से पे करेंगे, कितना, 24,000। ठीक है, अगर आप इसको अलग लिखेंगे तो कम से कम आपकी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि इनिशियल रिकग्निशन आप इस अमाउंट को, नॉर्मली हम बैंक फेयर को देखते हैं हमने कितने पैसे दिए, ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जनाब हमारे पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इसमें होता ही नहीं है। तो इसमें फिर आपके पास तीसरी चीज़ क्या होती है बेटा, तीसरी चीज़ आपके पास होता है जी कैश। तो कैश जनाब आप कैसे निकालेंगे, फेयर वैल्यू, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 0.11, कितना आएगा बेटा वो, 55,000। तो एंट्री क्या पास होगी, 30/6/2019 को आप लिखेंगे, किसको डेबिट करेंगे बेटा, कैश को डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है जी, क्रेडिट कर देंगे इंटरेस्ट इनकम के नाम से, कितना, 55,000 रुपये। अच्छा, अब इसमें तीसरी एक एडिशनल चीज़ होगी, कौन सी, फेयर वैल्यू वाली। ठीक है जी, तो अब आपको पता है कि उसको वर्किंग फोर का हम लोग नाम दे देते हैं, चेंज इन फेयर वैल्यू। अब चेंज इन फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब आपकी पहले फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये, अब आपकी कितनी हो गई है जी, अब 96 हो गई है, 100 रुपये थी पहले। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जी 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 96 माइनस, नेगेटिव में आंसर आएगा आपका। नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि आप नीचे आ गए, लॉस में आ गए, तो आंसर माइनस का 20,000। तो जब लॉस हो जाए, हमने क्या कहा था, चेंज को कहाँ पे चार्ज करो, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो लॉस को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे इसी डेट पे 30/6/19 पे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा और फाइनेंशियल एसेट जो है वो क्रेडिट होगा, कितने से, 20,000 रुपये से। लें जनाब, ऑल ओके, यहाँ तक के मसले में साहब ना। भी हमारे पास दूसरा हमने पास पेपर कर लिया, तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, बट आपके सामने ही है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इतनी मुश्किल बात नहीं है। और ये स्टैंडर्ड जब नया नया आया था तो सब लोगों ने कहा था कि पता नहीं क्या बला चीज़ है, इवन अभी भी कुछ लोग इसको बला चीज़ समझते हैं, तो ये कुछ भी बला चीज़ नहीं है। जस्ट आपका स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, पूरे का पूरा रिपोर्टिंग टू। अगर आप लोगों ने FR1 पास कर लिया ना, अगर आपका FR1 पास है तभी तो आप FR2 में बैठे हैं, तो आप अगर FR1 पास कर लेंगे तो यकीन कीजिए FR2 FR1 के निस्बत ईजी टू पास है, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड है। आप स्टैंडर्ड में, एग्जामिनर भी स्टैंडर्ड की हद तक रहता है, आप लोग भी स्टैंडर्ड की हद तक रहते हैं। कोई चीज़ ऐसी जो कि बियॉन्ड द स्टैंडर्ड होगी ना, आप उसको मानते हैं ना एग्जामिनर वहाँ पे जाके वो बात करता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड की एक लिमिटेशन जो है वो लगा दी जाती है सबके लिए, तो सबको पता होता है कि भाई मैक्सिमम इसमें से क्या पूछ सकता है, यही चीज़ें पूछ सकता है। अगर स्टैंडर्ड आपका स्ट्रॉन्ग है तो समझ लीजिए कि आपका रिपोर्टिंग टू भी स्ट्रॉन्ग है। ओके, अच्छा जी, अब स्टैंडर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है इसको भी ICAP ने एक दफ़ा टेस्ट किया है कि आपका स्टैंडर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये तो जनरल एंट्रीज वगैरह तो उसने पूछी हैं, आपसे उसने कॉन्सेप्ट भी पूछा है। कैसे, एग्जाम्पल नंबर 17 पे आइए, ये सितंबर 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 था ये 7 नंबर का, और इसने जनाब यहाँ पे गलत मलत चीज़ें बता के कहा कि इनको ठीक करो। क्या इसने कहा जनाब, बिलाल हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड योर ऑर्गेनाइजेशन। बिलाल भाई साहब को बदनाम करने के लिए इन्होंने ये क्वेश्चन दिया कि बिलाल ने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है ऑर्गेनाइजेशन को। नलायक सा बंदा था, उसको समझ नहीं उसने क्या किया, मतलब ही हैज़ प्रिपेयर्ड अ समरी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट विच विल हेल्प हिम इन हैंडलिंग द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द फाइनेंशियल एसेट। उसने अपने तौर पर क्या किया, उसने एक तावीज़ बनाया। तावीज़ समझते हैं, हम अकाउंटिंग का तावीज़ कहते हैं, जो आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में जाकर सीखते हैं। एसेट एक्सपेंस इनकम लायबिलिटी, बड़े एसेट एक्सपेंस बड़े तो डेबिट, इनकम लायबिलिटी बड़े तो क्रेडिट। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग का तावीज़ हम लोग कहा करते थे इसको अपनी लैंग्वेज में।
ठीक है, अपने बॉयज़ के ग्रुप्स के अंदर हम उसको अकाउंटिंग का तावीज़ कहते थे कि तावीज़ घोल के पी जाओ तुम्हारी डबल एंट्री स्ट्रांग हो जाएगी। तो वाकई ऐसा था। तो यहाँ पे भी जनाब उसने अपने उसी तावीज़ को मद्देनजर रखते, लायक बच्चा था ना, लायक होता तो उसको तावीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं होनी थी। तो उसने अपनी तरफ से बड़ी शोखी मारी और उसने एक समरी तैयार की और कहता जनाब समरी उसने भाई साहब ने बता दिया कि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस 3 अकाउंटिंग होती हैं। और जनाब उसने केसेस आपको बता दिए और कहता जी प्रिपेयर द करेक्ट समरी इन द लाइट ऑफ IFRS। अब भाई साहब ने किया क्या, उसने कहा जनाब अगर बिजनेस मॉडल, आपका बिजनेस मॉडल देखना पड़ेगा कि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में बिजनेस मॉडल क्या हम देखते हैं, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल जी, होल्ड टू कलेक्ट, होल्ड टिल मेच्योरिटी। और फिर कहता है जी फेयर वैल्यू थ्रू में होल्ड टू कलेक्ट, OCI में जी इसमें क्या होता है जी, इसमें क्या होता है OCI वाले में जी, तो इसमें होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल हो सकते हैं। और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा। तो आपने सिंपली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट बताने हैं। उसने चपलें मारी, उसने गलत खेल तो लिखा हुआ, नालायक सा बंदा था, पता नहीं किसने इसको हायर कर लिया इतनी बड़ी पोजीशन पे। मेरा नहीं ख्याल कि ही मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, लाजमी नहीं है। तो इसलिए आप तो सीए हैं, आप तो कम से कम बता सकते हैं उनको कि सर ये गलत है, ये ठीक है, तो आप उसको ठीक कर दीजिए। तो जैसे समरी उसने बनाई है, भाई को समरी बना के दे दीजिए, कोई बात नहीं, भला करेंगे किसी का, अल्लाह आपका भला करेगा। देखिए जी, जैसा इसने बनाया बेटा वैसा ही आपने बनाना है। इसने क्या लिखा जनाब यहां पे, बिजनेस मॉडल, ठीक है जी, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में फेयर वैल्यू थ्रू OCI में फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में। बिजनेस मॉडल क्या है जनाब, यहां पे आना चाहिए होल्ड टू कलेक्ट, यहां पे आएगा होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, और यहां पे आएगा लेन देना। ठीक है, आपने कहा भाई साहब ये ठीक जी, ठीक है जी। अच्छा आगे भाई ने क्या चावल मारी है जी, कैश फ्लोज। कैश फ्लोज क्या चीजें थी, हाँ, हमने कहा जनाब अमोर्टाइज में क्या होना चाहिए, सोलली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है। फेयर वैल्यू थ्रू OCI में कोई कंडीशन नहीं है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में कोई कंडीशन नहीं है, तो हालांकि OCI में कंडीशन थी। तो सेकंड जनाब इसका क्या है जी, कैश फ्लो। तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल और इसमें भी क्या आएगा, और यहां पे नो कंडीशन। ले जनाब, इसके बाद कहता है जी कैटेगरी के अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में, मतलब ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट जो है वो कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में ये चीजें डिस्कस होती हैं। देखिए जी, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कहां पे आएगी, डेट इंस्ट्रूमेंट में आएगी या फिर लायबिलिटी में आएगी। ठीक है, फाइनेंशियल लायबिलिटी में आएगी या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट में आएगी, वो कभी भी इक्विटी में नहीं होती। तो यहाँ पे भाई साहब ने क्या कह दिया, डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटी। इक्विटी में तो सिर्फ क्या होता है, फेयर वैल्यू थ्रू OCI और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे उसने चवल मारी, ये उसने गलत कर दिया। फिर उसने कहा जनाब फेयर वैल्यू थ्रू OCI में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डेट सिक्योरिटीज ये होती हैं। फेयर वैल्यू थ्रू OCI इसमें इक्विटी और डेट जो है वो दोनों होती हैं। ठीक है जी, और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस इक्विटी सिक्योरिटीज, इसमें क्या होता है, इसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी और दोनों आ जाती हैं इसमें। ठीक है, इक्विटी भी आ जाती है, डेट सिक्योरिटीज इसमें आ जाती है। तो बस ठीक है, लायबिलिटी वैसे करनी भी करें, लेकिन आप लिख भी सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। सर जो हमारे पास है यहाँ पर फेयर वैल्यू थ्रू OCI, सर इसमें भी हम फाइनेंशियल लायबिलिटी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसने लिखा कि नहीं लिखा, इसने नहीं लिखा हुआ तो कोई बात, हम भी नहीं लिखते फिर।
तो कैटेगरी जनाब आपके पास अमोर्टाइज कॉस्ट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डेट। यहाँ पे क्या होगा, डेट प्लस इक्विटी। फिर उसमें तो रिक्वायरमेंट में लिखा होगा कि फाइनेंशियल ये एसेट्स एसेट्स को पर डील करें। किधर है, सर ऊपर रिक्वायरमेंट की सेकंड लाइन वो फाइनेंशियल एसेट। समरी क्लासिफिकेशन मेजरमेंट रिक्वायरमेंट, अच्छा रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। तो बस फिर इस लायबिलिटी लिखने की जरूरत नहीं है। डेट प्लस इक्विटी, और यहाँ पे भी डेट प्लस इक्विटी आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जनाब भाई साहब ने तीसरी चीज़ आपके पास क्या लिखी, चौथी चीज़ भाई ने लिखी जनाब इनिशियल मेजरमेंट। जनाब इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल रिकॉग्निशन अभी हमने इतने 2-3 सवाल कर लिए। अमोर्टाइज कॉस्ट पे कहता है जी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है भाई ना, बिल्कुल ठीक है जी। ओसीआई में क्या होगा, फेयर वैल्यू, और प्रॉफिट एंड लॉस में फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, है ना। ओसीआई में क्या होगा, सही है। अच्छा जी, इनिशियल रिकॉग्निशन ठीक है जी, इस पे फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट और फेयर वैल्यू ले जनाब। इसके बाद जनाब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में ये किस पे होगी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इसकी अमोर्टाइज कॉस्ट, तो अमोर्टाइज कॉस्ट पे होगी, और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट फेयर वैल्यू पे होगी, और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस फेयर वैल्यू, ठीक है जी। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे, फेयर वैल्यू पे, दैट्स इट जनाब। लो जी 7 नंबर है थोड़े पे, ठीक है। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल स्टैंडर्ड नहीं है, बस स्टैंडर्ड नया है इस वजह से, और ऐसा जिसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बाकी स्टैंडर्ड ज़रा पुराने हैं, ये स्टैंडर्ड ज़रा नया है। मेरा ख्याल है गालबन ये 2019 के अंदर शायद इसको लॉन्च किया गया था, 18 या 19 के अंदर, क्योंकि हमने ये फाइनल में जाके पढ़ा था, हमने रिपोर्टिंग 2 में नहीं पढ़ा था, हमने एडवांस्ड अकाउंटिंग में जाके पढ़ा था इसको। तो चलें, एनी अदर क्वेश्चन, क्या हुआ, क्या कहा इसमें जी, इंशाल्लाह। आप कुछ और बात कर रही थी, आप कुछ और बात कर रही थी इनसे। अच्छा जी, हाँ जी, ओके बेटा। तो इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा IFRS 15, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, ओके। ताकि हम ये जो पोर्शन है एक ख़ास करके ये जो छोटे स्टैंडर्ड्स वाला, और इनको हम कॉप अप कर लें, जो मेजर स्टैंडर्ड, जो बड़े स्टैंडर्ड और जो मुश्किल स्टैंडर्ड्स एज पर स्टूडेंट्स, नॉट एज पर टीचर्स, वो इंशाल्लाह ताला हम लोग डिस्कस करेंगे, और आप लोगों को हम समझाएंगे कि पेज 86 में ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है ना, 2 चीज़ें उसमें बड़ी हैं, कंसोलिडेशन। क्वेश्चन नंबर 1 को, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, IS 12 उस बंदे का, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये IS तीनों 12 उस बंदे का अच्छा है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 अगर तीनों आपका टैक्स अच्छा नहीं ये है, आप लोगों को ना व्हाट्सएप पे ये 3 एग्जांपल्स आ रही हैं, ओके। और दूसरा आपने जो है ये वो, तीनों एग्जांपल्स आज IS घर से जो करके आपके लानी पास है। कंसोलिडेशन है उसकी अच्छी है, ये या इस जिसकी कॉन्सेप्ट से financial रिलेटेड statement है, जिसको बनाना आती और सॉल्यूशन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में बनाई थी, कल आपने FY में बनाई थी, FY 2 में भी इंशाल्लाह हम पहले सीखेंगे। 2 चीज़ें ही हैं बड़ी, जिनको इंशाल्लाह हम लोग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट कर देंगे, और आपके सारे के सारे मसले मसाइल हल कर देंगे, ठीक है जी। ख्याल रखिए।